इस बार बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण विधेयक बिल दोनों सदन में यानी विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से पास कराने में सफल रही। इसके अलावा कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सदन के अंदर तुमताम किया था, तो आज जीतन राम मांझी विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर जमीन पर धरने पर बैठ गए। उनके साथ एनडीए के भी तमाम विधायक मौजूद थे। और इसके अलावा एक घटना और भी हुई कि आरजेडी के विधायक जो थे वो आरक्षण पास होने के बाद खुशी में बीजेपी के विधायक के पास लड्डू खिलाने पहुंचे, तो बीजेपी के जो विधायक थे वह गुस्से में आ गए और उन्होंने लड्डू को फेंक दिया। तो केवल और केवल आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन केवल और केवल हंगामा होते रहा, लेकिन सकारात्मक एक ही काम हुआ कि आरक्षण विधेयक बिल दोनों सदनों में पास हो गया। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 5वीं 2+2 बैठक शुरू हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में हैं। इस वार्ता का उद्देश्य गहन रणनीतिक सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के संबंधों के भविष्य के खाके को आगे बढ़ाना है। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जयशंकर ने किया। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान एक ग्रुप फोटो के लिए पोज भी दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि जून में व्हाइट हाउस में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी, तब भी दोनों देशों के बीच के संबंधों में किस तरीके से प्रगाढ़ता है, इस पर जोर दिया गया था। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर में व्याप्त प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दरमियान पंजाब और हरियाणा सरकार को तल्ख नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में अगर धान की पैदावार पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में पंजाब का जलस्तर बिल्कुल गिर जाएगा और वो एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर दलील दी जा रही थी, तो उसमें पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के कई सारे मामले सामने आए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दरमियान कहा कि हर बार प्रदूषण के वक्त कोर्ट के दखल के बाद ही मौजूदा सरकारें जागती है, जो ठीक नहीं है। 13 से 20 दिसंबर के दौरान ऑड इवन पॉलिसी पर भी कोई आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि ऑड इवन का फैसला राज्य सरकार के अधीन आता है और वो इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि दिल्ली और एनसीआर में जिस तरीके के प्रदूषण हो रहे हैं, हर साल कोर्ट के दखल के बाद ही मौजूदा सरकारें जागती है और प्रदूषण को रोकने में तमाम सूबे की सरकार अब तक फेल साबित हुई है। कैमरामैन रावत के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। पंजाब की सियासत एमएसपी को लेके पूरी तरह गरमाई हुई है, क्योंकि सरकार धान की फसल के ऊपर एमएसपी देती है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया में इस बात को लेके ट्विटर वार शुरू हो चुकी है। दरअसल अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब के वकीलों ने एमएसपी को ख़त्म किए जाने की बात कही है और वहीं पर इस मामले पर पलटवार करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, गुमराह किया जा रहा है। और इसी पर ट्वीट करते हुए बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि इस मामले में पूरी की पूरी जो स्थिति है वो स्पष्ट की जाए। और वहीं पर श्रोमणी अकाली दल की मेंबर पार्लियामेंट हरसिमरत कौर बादल ने भी इस मामले को लेके राज्य सरकार को भी घेरा है और कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब देखने वाली बात होगी कि एमएसपी की बात जो पंजाब की सियासत में पूरी तरह गूंज रही है, उसका असर आने वाले समय में किस तरह से देखने को मिल सकता है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता पर अब अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। शीतकालीन सत्र जो आने वाला है, 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है, उसमें माना जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष इसको संसद के पटल पर
इसको रखेंगे, उसके बाद उसमें जो भी प्रोसीजर उस पर फैसला लेंगे। दानिश अली जो इस एथिक्स कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने भी एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है और बात कहा है कि जो कल बैठक हुई है उसमें 10 में से 4 लोगों ने अपना असहमति जताई है और ये दानिश अली बार बार कह रहे हैं कि बहुत जल्दी में ये फैसला लिया गया है। सबसे बड़ा जो उनका आरोप इस बात का है कि उन लोगों की बात नहीं सुनी गई, उनको सुनने का, अपनी बात बताने का पूरा मौका नहीं दिया गया। आपको पता है कि जिस तरीके से हंगामा हुआ उसके बाद एथिक्स कमेटी ने यह तय किया कि अब किसी को नहीं बुलाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपना बहुमत से फैसला लिया। टीएमसी भी अब महुआ मोइत्रा के साथ में खड़ी हो गई है और महुआ मोइत्रा के बारे में ये भी जानकारी मिली कि अपनी एथिक्स कमेटी में जो भी कुछ भी फैसला है उसके खिलाफ वो अदालत का भी रुख कर सकती हैं। कैमरामैन सुनील के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और अब लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पर बीजेपी ने चर्चा शुरू कर दी है। आपको बता दें, इस बार उम्मीदवारों का चयन बिल्कुल अलग तरीके से होगा, यानी मोटे तौर पे अगर देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां जातीय जनगणना की मांग काफ़ी तेज चल रही है या तो समुदाय के लिए रिजर्वेशन की मांग की जा रही है, वहां का सिचुएशन बिल्कुल इस बार उलट जाएगा। क्योंकि अमूमन ये होता था कि इन तीनों राज्यों में और इसके अलावा भी बाकी राज्यों में ओबीसी बहुल सीटों पर भी जनरल कैटेगरी के कई उम्मीदवार मैदान में होते थे और कई जगह से बीजेपी के जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार जीत भी दर्ज करते हैं, जबकि उस सीट पर ओबीसी बहुल मतदाता होते हैं। तो ये इस बार जो जातिगत जनगणना की मांग ने जोर पकड़ा है, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग ने जोर पकड़ा है, इसे देखते हुए बीजेपी ने अपने स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। 24 का चुनाव कठिन है, ये बीजेपी भी मानकर चल रही है। इस लिहाज से जातिगत आरक्षण, सामुदायिक आरक्षण और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा अभी से ही शुरू कर चुकी है। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उमा भारती की नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। उमा भारती की नाराजगी इस बात के लिए कि उन्हें प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिला, क्योंकि स्टार प्रचारक की जो सूची है उसमें उनका नाम नहीं है। सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत की सभा में उमा भारती को पहुंचना था, लेकिन अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे। उमा भारती वहां नहीं पहुंच पाई, क्योंकि नियम के हिसाब से हेलीकॉप्टर में प्रत्याशी की मौजूदगी में स्टार प्रचारक को ही मौका मिलता है। यही वजह है कि उमा भारती को जब हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो उन्होंने ट्वीट कर ये कहा कि हेलीकॉप्टर नहीं मिलने से उस सभा में अगर अश्विनी वैष्णव नहीं पहुंचते तो नुकसान वहां पर जो प्रत्याशी है गोविंद सिंह राजपूत को हो सकता था। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब वो किसी भी सभा में प्रचार के लिए नहीं जाएंगी, वो सिर्फ मतदान करने अपने क्षेत्र में जाएंगी, लेकिन वो सभा में नहीं जाएंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि किसी भी तरह की किसी सभा में उनके ना पहुंचने से इस तरह से वहां के मौजूदा प्रत्याशी को नुकसान हो। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। गुजरात में श्रमिकों को मिलेगी 5 रुपए में खाने की थाली। गुजरात सरकार ने एक बार फिर मजदूरों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को श्रमिक अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मजदूरों को पौष्टिक भोजन प्रदान कराना है। मजदूरों को 5 लोगों का परिवार सिर्फ 25 रुपए में पूरा भोजन कर सकेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मजदूरों को भोजन तो परोसा ही, साथ ही उनके साथ भोजन भी किया। योजना की शुरुआत पहले रूपाणी सरकार ने 2017 में की थी और उस वक्त उन्होंने 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की योजना लागू की थी, जो कोविड महामारी के चलते बंद करनी पड़ी थी। उसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले इस अन्नपूर्णा योजना को फिर से लागू किया, लेकिन इस बार 10 रुपए की थाली घटकर 5 रुपए की हो गई। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने प्रदेश के मजदूरों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में इसे एक बड़ा सियासी दांव भी कहा जा रहा है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। गुरुवार को मुंबई के दादर इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम जो है वो मनाया गया। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने लेखक जावेद अख्तर भी मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान प्रभु श्री रामचंद्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। जावेद अख्तर ने कहा है कि राम और सीता केवल हिंदू के देवी देवता नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक विरासत है। हालांकि मैं नास्तिक हूँ, फिर भी मैं राम और सीता को इस देश की संपत्ति मानता हूँ। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं
राम और सीता की भूमि पर पैदा हुआ हूं। आपको बता दें कि इस दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी जावेद अख्तर के साथ मंच पर मौजूद थे। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। ये है ULH एक्सटेंडेड रेंज गन्स। ये गन जो है दुश्मन पर किस कदर कहर बरपाएगी ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। इसकी एक एक करके आपको हम खूबियां बताते हैं। सबसे बड़ी खूबी कि ये 40 किलोमीटर दूर तक फायर कर सकती है। दुश्मन पर हमने वार करना है तो यहाँ से जो है वो गोलों को फिट किया जाएगा और उसके बाद अपने टारगेट को सेट किया जाएगा तो गोले बरसाए जाएंगे दुश्मन पर, ताकि दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। मकसद यही है कि हमारे जो जवान है वो अपने देश की रक्षा करते रहें और हम उन जवानों को तमाम वो अत्याधुनिक हथियार, वो उपकरण देते रहें ताकि दुश्मन जो है अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। आखिरकार मौसम की मेहरबानी हुई और धुंधली दिल्ली साफ हो गई। मौसम ने पूरी दिल्ली का जो जहर था उसे बिठा दिया है। इस वक्त दिल्ली की तस्वीर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जो चारों तरफ आसमान पर जहरीला धुआं छाया हुआ था वो अब छट चुका है। कल रात से ही दिल्ली NCR में बारिश हो रही है और दिल्ली की आबो हवा बेहद जहरीली थी। लगातार जो है यही लोगों की दुआएं थी कि किसी तरीके से मौसम में बदलाव हो, क्योंकि बारिश ही एकमात्र जरिया थी जो दिल्ली के लोगों को पोल्यूशन से राहत दे सकती थी। और वो राहत बीती रात आई। 12 बजे के आसपास से दिल्ली NCR के आसमान पर बादल छाए और उसी का ये नतीजा है कि अब पूरा आसमान साफ नज़र आ रहा है। कई किलोमीटर दूर तक साफ तस्वीर नज़र आ रही है, जो तस्वीर महज कुछ मीटर दूर तक भी साफ नहीं नज़र आ रही थी। और दिल्ली वालों के लिए ये बेहद राहत की खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली के लोग जो हैं वो इसी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर थे। लगातार दिल्ली सरकार कदम उठा रही थी, यहाँ तक कि ग्रैप 4 तक लागू कर दिया गया था। ऑड इवन पर विचार किया जा रहा था, कृत्रिम बारिश पर विचार किया जा रहा है। लेकिन उसी बीच आखिरकार मौसम की मेहरबानी हुई और दिल्ली की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई। कैमरामैन डिलन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद मुंबई में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के सभी आला अधिकारियों को बैठक के लिए तलब किया था। इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत मुंबई में जो गाड़ियां एंट्री कर रही है उसके पहिए धोने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके लिए शहर के एंट्री पॉइंट पर जेट स्प्रे मशीन भी लगाई जाएगी। इसके अलावा और प्रदूषण कम हो इसके लिए कृत्रिम वर्षा करने का भी यहाँ पर फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, मुंबई में रोजाना 650 किलोमीटर के रास्ते धोए जा रहे हैं और जल्द ही रोजाना 1000 किलोमीटर के रास्ते वहां पर धोए जाएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार प्रदूषण को लेकर चिंतित नजर आ रही है और हाईकोर्ट ने फटकार लगाने के बाद सरकार को अब कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक बेकाबू इनोवा कार ने कुछ गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसके बाद इस दुर्घटना में 9 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि करीब 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। इनोवा के ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा 2 लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, जबकि 4 लोग की हालत स्थिर है। पुलिस इस मामले में ये भी देख रही है कि वो जो ड्राइवर है वो क्या नशे की हालत में तो नहीं था, क्योंकि ये बेकाबू कार जब आई तो टोल नाके के 100 मीटर के करीब ही एक गाड़ी को पहले टक्कर मारी। इसके बाद एक एक करके 6 गाड़ियां टकराई। इन 6 गाड़ियों में 9 लोग घायल हुए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। जब हम विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।
दिवाली को लेकर यदि आप मिठाई लेने जा रहे हैं तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी मात्रा में नकली मेवा और पनीर मार्केट में है, जिनके खाने से सेहत बिगड़ सकती है। दरअसल फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अभी लगातार पटना में कार्रवाई की और इस दौरान कई दुकानों से सैंपल लिए हैं। इन सैंपलों में कई सैंपल ऐसे हैं जो नकली होने की पुष्टि हुई है। करीब 58 दुकानों से सैंपल लिया गया है और इन सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया है। चीनी में बने हुए मिठाइयों को भी खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जो चीनी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाई गई है और जिसमें कई केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। फिलहाल फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई कर रहा है और उस लोगों को आगाह भी कर रहा है कि आप इन मिठाइयों से बच के रहें। और इन मिठाइयों से कई जो सैंपल नहीं आए हैं, फूड डिपार्टमेंट का मानना है कि अगर जाँच रिपोर्ट आती है तो उसके बाद इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा में सभी साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ के इलाकों में जहां स्ट्रीट डॉग से एक तरफ आम लोग परेशान हैं, तो वहीं विधायक निवास के माननी भी स्ट्रीट डॉग से काफी परेशान हैं। दरअसल हजरतगंज स्थित दारुल सफा विधायक निवास के आसपास स्ट्रीट डॉग्स की तादाद काफी बढ़ गई है और ये हमला भी कर रहे हैं। इस मामले में कई विधायकों ने शिकायत पत्र पर दारुल सफा व्यवस्था अधिकारी ने नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखकर स्ट्रीट डॉग को पकड़ने की मांग की है। ये स्ट्रीट डॉग विधायक निवास के बाहर गंदगी के साथ आने वाले जाने वाले लोगों को दौड़ा रहे हैं। अगर वक्त रहते इन स्ट्रीट डॉग को नहीं पकड़ा गया तो किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है। तो वहीं एक हफ्ते के अंदर स्ट्रीट डॉग से काटने से 12 लोगों को काटकर जख्मी किया है। ठाकुरगंज में 2 बच्चों को, गोमती नगर में बीते शुक्रवार को 3 लोगों को, वहीं स्ट्रीट डॉग ने आलमबाग, नरही, इंदिरा नगर स्ट्रीट डॉग के काटने से काफी लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल दारुल सफा व्यवस्था अधिकारी के पत्र लिखने के बाद नगर निगम पशु कल्याण विभाग ने संज्ञान लेते हुए आवारा स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर एबीसी सेंटर भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। हर बार के चुनाव में कुछ दिलचस्प आंकड़े भी सामने आते हैं और लोगों की दिलचस्पी भी इन आंकड़ों को लेकर बनी रहती है। एक दिलचस्प आंकड़ा राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भी सामने आया है और यह आंकड़ा है शतायु वोटर्स को लेकर। दरअसल राजस्थान में चुनाव आयोग की सूची के अनुसार इस बार 16,818 से भी ज्यादा शतायु वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें से भी सबसे सकारात्मक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह भी है कि 13,200 से भी ज्यादा महिला शतायु वोटर्स है जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और पुरुष शतायु वोटर की संख्या 3,600 के करीब बताई जा रही है। चुनाव आयोग ने भी इन वयोवृद्ध और शतायु वोटर्स को ध्यान में रखते हुए इस बार विशेष सुविधाएं की है। उनके घर पर जाकर इस बार उनसे वोट डलवाने के लिए तमाम तरह की प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। इस पहले से ही इनसे आवेदन भी ले लिया गया, जानकारी जुटा ली गई है कि किस मोहल्ले में, किस घर में शतायु या वयोवृद्ध वोटर्स हैं जो कि वोट डालना चाहते हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। धनतेरस का मौका है और पूरे देश में धनतेरस को लेकर उत्साह दिखाई पड़ रहा है। खासकर सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरीके से गिरावट दर्ज की गई है उससे लोगों में काफ़ी उत्साह बढ़ा है। हालांकि कुछ लोगों का ये ज़रूर कहना है कि अभी भी सोने चांदी की कीमत जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से फ़िलहाल सोने की कीमतों में 2000 की कमी आई है उससे जो पावन मौका है उसमें उत्साह काफ़ी बढ़ा है लोगों का। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है दुकानों में लोगों की खरीदारी जमकर चल रही है। चूँकि धनतेरस पर यह कहा जाता है कि सोने और चांदी की खरीदारी अगर करते हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, ऐसी मान्यताएं और धारणाएं हैं। इसीलिए लोग जो है आज के दिन सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं। फिलहाल अगर देश के अलग अलग भागों की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो सोने की कीमत इस वक्त 56,000 है और चांदी की कीमत भी इस वक्त कम हुई है। यानी दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को आज दोगुना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रदूषण से उनको मुक्ति मिली है क्योंकि बारिश जम के हो गई है और वहीं सोने चांदी की कीमतों में भी कमी आई है। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। अब 101 रुपए खर्च करके आप भी अयोध्या के दीपोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। होली अयोध्या मोबाइल ऐप से इसकी बुकिंग की जा रही है। योगी सरकार हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या के दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। इस बार 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग और अयोध्या जिला प्रशासन ने एक नया प्रयास भी किया है। इसके तहत आप भी घर बैठे दीपोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अयोध्या में 1 से लेकर 51 दियों तक का दान कर उन्हें रोशन कर सकते हैं। इसके लिए 4 पैकेज हैं। 1 दिए के लिए जहां आपको 101 रुपए खर्च करने होंगे तो वहीं 11 दियों के लिए 251 रुपए, 21 दियों के लिए 501 रुपए और 51 दियों के लिए
1100 रुपए ऑनलाइन जमा करने होंगे। दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आप देश या विदेश कहीं से भी इसकी बुकिंग करा सकते हैं। दीपोत्सव का कार्यक्रम निपट जाने के बाद पर्यटन विभाग आपके पते पर अयोध्या का प्रसाद और सरयू नदी का जल भी भेजेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। मौजूद है हावड़ा का हनुमान जूट मिल और देखिए किस तरह से जो दीवार थी ये पूरी की पूरी यहाँ पे गिर चुकी है, जो यहाँ मलबा में तब्दील हो चुका है और करीबन 5 से 6 लोग जो यहाँ पे थे इसमें दबे हुए थे। और देखिए किस तरह से अभी एक डेड बॉडी को यहाँ से निकाला गया है। बाकायदा जो यहाँ पे रेस्क्यू काम चल रहा है। सुबह से ही जो यहाँ पे जब शिफ्ट वाइज शुरू हुआ था उसी समय देखे कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग था ये धड़धड़ा के नीचे गिर पड़ी है और उसमें करीबन 10 से 12 जो मजदूर थे पूरी तरह से फंसे थे। 5 से 6 लोगों को यहाँ से बाकायदा सुरक्षित निकाल लिया गया था। उन्हें गंभीर चोटें आई थी, लेकिन देखिए जिस तरह से अभी एक डेड बॉडी यहाँ से निकला है और वाकई कह सकते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पे जो सिविल डिफेंस जो वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, हावड़ा पुलिस है और तमाम जो यहाँ पे आला अधिकारी हैं यहाँ पे देखे कि मलबे का निकालने का काम चल रहा है। और वाकई कह सकते हैं कि एक बहुत दर्दनाक घटना है और पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये पूरा का पूरा वाकया कैसे हुआ, दीवार जो थी कैसे गिरा, ये जांच का विषय है। फिलहाल यहाँ से करीबन 4 से 5 लोगों को इंजर्ड निकला गया है और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि रेस्क्यू काम चल रहा है और अभी एक डेड बॉडी को भी निकाला गया है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पाठ। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कल देर रात से ही बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई। ख़ासतौर पर जो ऊपरी पहाड़ी इलाके, दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर जम के बर्फबारी हो रही है। कश्मीर घाटी के दूर दराज इलाके कुपवारा, गुरेज, मच्छिल जैसे इलाकों में 1 फीट तक करीब बर्फबारी हुई है। इसके अलावा जो पर्यटन स्थल कश्मीर घाटी के गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूधपथरी जैसे इलाके हैं यहाँ पर भी बर्फबारी जमकर हो रही है। लेह लद्दाख का रास्ता जोजिला पर बर्फ गिरने के कारण बंद हो गया। वहाँ पर रास्ते को खोलने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है। वहाँ पर लगातार जो है बर्फ हटाने की मशीनें काम कर रही है और कोशिश हो रही है कि रास्ते को जल्द से जल्द खोला जाए। लेकिन इस बर्फबारी और बारिश ने ठंड काफ़ी ज़्यादा पूरी कश्मीर घाटी और जम्मू के कई इलाकों में बढ़ा दी है और लोग जो है अब इस सर्दी में कड़ाके की ठंड का भी सामना करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जुम रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।